नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्रदेश की सबसे चर्चित डिबेट 5 के प्रहार में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा शहर शहर ब्लैकमेलिंग गैंग। विजयनगर में हुए रेप ब्लैकमेल कांड में 5 दिन के बाद पुलिस रिमांड के बाद चारों आरोपियों को आखिरकार अजमेर की पोक्सो कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 4 आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने लुकमान, सोहित, रिहान, अफराज को जेल भेज दिया है और पुलिस अब धर्मांतरण के एंगल से भी इस पूरे मामले पर जांच कर रही है, तफ्तीश कर रही है। मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पकड़े गए 3 नाबालिग बाल सुधार गृह में हैं। 15 फरवरी को विजयनगर थाने में एक नाबालिग ने मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद एक और नाबालिग ने मामला दर्ज करवाया और फिर 3 लड़कियों के पिता की तरफ से भी रिपोर्ट दी गई। आरोप है कि ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही नाबालिग लड़कियों का रेप और अश्लील फोटो वीडियो बनाकर के ब्लैकमेल कर रहे थे। आरोपी जबरन कलमा पढ़ने, रोजा रखने और धर्मांतरण के लिए भी विवश कर रहे थे। इस तरह के भी आरोप हैं। पुलिस ने पोक्सो समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। जांच जारी है और इसके अलावा टोंक में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। आज प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा इसी मुद्दे पर। पहले देखिए छोटी सी रिपोर्ट। विजयनगर ब्लैकमेलिंग कांड पर खुलेंगे राज। अजमेर की पोक्सो कोर्ट ने आरोपियों को भेजा जेल। ये इस प्रकरण में तीनों जो है मुख्य भूमिका में रहे। उनको रेस्टोरेंट और कैफे में बुलाना और नाबालिग बच्ची उसको डरा धमका कर उनके साथ रोजा पढ़वाना और विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करवाना और उन बच्चियों के साथ दुष्कर्म के आरोपित है। आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। स्कूल गर्ल्स से कलमा पढ़वाते थे आरोपी। अश्लील वीडियो से धर्मांतरण के लिए ब्लैकमेल कर रहा था गिरोह। 3 प्रकरणों में 4 मुलजिम थे जिनको जैसे करवाया गया बाद अनुसंधान। 2 तो आरोपी शामिल है ना उसमें, रेप में शामिल है। कौन कौन से? लुकमान और सोहेल। टोंक में भी सामने आया विजयनगर जैसा पैटर्न। शहर शहर ब्लैकमेलिंग गैंग। क्या वाकई शहर शहर ब्लैकमेलिंग गैंग है? और आज इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि अजमेर से चला शर्मनाक कांड जब ब्यावर तक पहुंचा तो सवाल खड़े हो गया और इसके बाद इसी तरह की कुछ घटना टोंक से भी सामने आई। कुछ अलग अलग जगहों से भी इसी तरह के केसेस सामने आ रहे हैं जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्या इस तरह की गैंग्स, क्या ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है? क्या इस तरह की गैंग शहर शहर दस्तक दे चुकी है? इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, विकास सोमानी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल गोटवाल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी, और साथ ही कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहरहाल आप सभी का बहुत स्वागत है। गोटवाल साहब, सबसे पहले आपकी टिप्पणी। अब तक जो जांच पुलिस की हुई उसमें कई तथ्य खुल करके सामने आए हैं, कई और आना बाकी हैं, लेकिन क्या हम इसे संगठित अपराध कहें या जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि एक धर्मांतरण की साजिश है या फिर कुछ और है? कैसे देख रहे हैं आप इसे? जो पैटर्न आया, ये देखिए कि टॉक में भी ऐसा का ऐसा पैटर्न शामिल हुआ है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इन शहर के अलावा भी और कोई व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है या कोई ऐसा संगठन या ऐसी कोई विचारधारा के लोग इसमें शामिल है जो उनको आर्थिक रूप से सशक्त करते हैं। क्योंकि ये तो कोई ठेला मजदूरी ये इस टाइप के करते हैं, तो इनके पास मोबाइल आना, इनके पास पैसा खर्चा करना, होटल पे या वहां ले जाना, तो ये मेरा मानना है कि इस षड्यंत्र में और भी कई चीजें। और रहा सवाल इसका कि भाई जब लव जिहाद जैसा मामला हो सकता है तो उसमें कलमा पढ़ाने वाली कैसे बात आई या उनको कैसे वो किया। और एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इनका वीडियो बनाया, फिर इनको ब्लैकमेल किया, इनका शारीरिक शोषण किया और धर्मांतरण और लव जिहाद और ये मुद्दे जब आते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कोई इसके पीछे भी कुछ हो सकते हैं। आप ये देखिए कि इन ऐसी जगहों के ऊपर जो है, मेरा ऐसा मानना है कि पुलिस ने अच्छी तफ्तीश की है और शीघ्र चालान पेश किया जाना चाहिए। पीड़िताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए और चालान करके इसमें केस ऑफिसर स्कीम के तहत
एक महीने में अगर चालान पेश होता है तो 90 दिन के अंदर अंदर इसके अंदर न्यायालय या स्पीडी ट्रायल या जो भी कोर्ट है, पॉक्सो कोर्ट है, उसमें चालान पेश करे तो इसकी शहादत देके इसका निस्तारण किया जा सकता है और इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सकती है। इसके लिए कोई अच्छे वकील, लोक अभियोजक उपलब्ध कराएं, केस ऑफिसर स्कीम में पुलिस और गवाह उनको सुरक्षा प्रदान करे ताकि इनका शीघ्र ट्रायल होके और इनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। ऐसा पुलिस का एक रवैया होना चाहिए ताकि एक नजीर बन सके और ये पूरे प्रदेश में, देश में इस तरह का मामला सामने आने के ऊपर कार्रवाई हुई है। पहले भी इस प्रकार के मामलों में चाहे वो थाना गाजी हो तो 3 महीने में तो स्पीडी ट्रायल होके सजा हो गई थी। तो ऐसा राजस्थान में पहले भी हो चुका है और भी कई केसेज हैं जिसके अंदर एक महीने के अंदर चालान होके और उसको निर्णय तक पहुंचाया है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि ब्यावर अजमेर पुलिस को और राजस्थान पुलिस को इस मामले में प्रायोरिटी देके और कार्रवाई शीघ्र करे। और ये धर्मांतरण और ये है तो अब सरकार इस पे विचार करे कि इसका एक कठोर कानून जो बिल पेश किया गया है वो उसको और कठोर कैसे बनाया जाए और उसके ऊपर कार्रवाई की जाए ताकि अपराधियों के ऊपर वो हो बर्डन ऑफ प्रूफ, ताकि हमारे को या प्रोसिक्यूशन को उसमें नहीं दिया जाना चाहिए कि भाई हाँ अपराधी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होना चाहिए ताकि इनको खुद को बचाव का वो नहीं मिल पाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो राजस्थान पुलिस ने उजागर किया है अब गार्जियन के साथ मिलके और गार्जियन ने एक प्रशासन और पुलिस के ऊपर विश्वास व्यक्त किया, उस विश्वास के ऊपर राजस्थान पुलिस खरी उतरे। लेकिन ये एक शहर की वारदात नहीं है सर, इसमें टोंक से भी इसी तरह का एक केस सामने आया जहां पर नाबालिग बच्चे के साथ रेप ब्लैकमेलिंग का केस हुआ है। तो क्या ये ब्लैकमेलिंग गैंग अलग अलग जगहों पर सक्रिय है? हमारे साथ 2 खास मेहमान और जुड़ चुके हैं। सुनील दत्त जैन हमारे साथ जुड़े हैं, संयोजक है सकल हिंदू समाज के, और अकबर हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुस्लिम नेता के तौर पर। तो आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। और तो जैन साहब आप ही बताइए कि आप इसे कैसे देख रहे हैं, ये क्या है? क्या ये संगठित अपराध है, कोई साजिश है जो इस तरीके से एक शहर दूसरे शहर और हर पूरे प्रदेश में फैल रही है? निश्चित रूप से ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है जिसके अंतर्गत हिंदू बेटियों को, हिंदू बच्चियों को टारगेट करके और उनको अपने इस तरह के जाल में फंसा लेना और उनका फिर हर प्रकार का शोषण करना, ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है जो न केवल विजयनगर में बल्कि राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अनेक स्थानों पर अनेक प्रकार से संचालित किया जा रहा है। इस प्रकार का यह सुनियोजित षड्यंत्र है। तो कौन चला रहा है ये षड्यंत्र? कौन कर रहा है? आप ध्यान करेंगे कि इसमें जो आरोपी पकड़े गए वो कोई कबाड़ी का काम करता था, वो कोई पेंटर का काम करता था और उनके पास जो संसाधन उपलब्ध होते थे इन सारी वारदातों को करने के लिए वो कोई इतने संपन्न नहीं थे कि वो इन साधनों को जुटा पाते। तो निश्चित रूप से कोई ना कोई हर एक स्तर पर स्थानीय अथवा राज्य स्तरीय कोई ना कोई तार उनके साथ जुड़े हुए हैं जो न केवल उनको धन मुहैया करते हैं बल्कि इस तरह की वारदातों को करने के लिए उनको उकसाते भी हैं और उनको साजिश में सम्मिलित करके हिंदू बच्चियों को और उनके साथ उनको बरगलाने का, उनको बहकाने का, उनको अपने जाल में फंसाने का और उनका शोषण करने का काम करते हैं। जी अकबर हुसैन साहब आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जैन साहब कह रहे हैं कि ये एक षड्यंत्र है जो हर शहर में इस तरह से हिंदू और सनातनियों को टारगेट किया जा रहा है। अनम्यूट कीजिए। सबसे पहले तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं क्योंकि ना तो हमारे समाज में और ना तो हमारे मजहब में, इस्लाम में कोई भी इस तरह के कृत्य करने वालों का कोई स्थान नहीं है और ऐसे कृत्य करने वालों की ना हमारे समाज के अंदर ना हमारे धर्म के अंदर कोई भी जगह नहीं है। हम यही मांग करते हैं कि ऐसे कृत्य करने वालों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कानून बने और न्यायालय का जो आदेश है उसके ऊपर हम सहमत हैं। और हमारे देश का संविधान भी है, जिस तरह से सभी धर्मों का समानता दी गई है उसी संविधान में सभी
अपराधियों के लिए सजा का प्रावधान है। अब किसी भी धर्म का अपराधी हो, उसको हमारा संविधान के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। तो अकबर साहब, आप कह रहे हैं कि इन अपराधियों को धर्म जाति के आधार पर ना देखें, बल्कि एक अपराधी के तौर पर देखें और इनको कड़ी से कड़ी सजा दें। लेकिन जो मुस्लिम धर्म गुरु छोटी छोटी बात पर फतवा जारी करते हैं, इस तरह के मामले सामने आने के बाद ऐसे आरोपियों के परिवारों के खिलाफ, इनके खिलाफ क्यों नहीं कोई फतवा जारी होता है कि इन्हें बाहर कीजिए? ऐसे लोग कौन हैं जो इस तरह से टारगेट कर रहे हैं और इस तरह का पूरा एक नेटवर्क चला रहे हैं? मैंने बोला, कोई भी अपराधी हो, उसका कोई धर्म नहीं होता है। सबसे पहले उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक विशेष एक धर्म को, एक मजहब को टारगेट ना बनाकर उसके ऊपर एक अपराधी है, उसके ऊपर अपराधी ही का एक टारगेट लगना चाहिए। जैन साहब, नहीं, अकबर हुसैन जी, आप मुझे ये बात बताइए कि जो भी प्रकरण ध्यान में आ रहे हैं उसमें आपके ही मुस्लिम समुदाय के ही युवक क्यों शामिल हैं? अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई एक धर्म को टारगेट नहीं किया जाए, तो आज अवसर है सारे मुस्लिम जितने भी आपके नेता हैं, जितने भी धर्मगुरु हैं, जितने भी इमाम हैं, कि वो सामूहिक रूप से इस बात को कहें, इस बात की निंदा करें। और जो आपके समाज आपकी सही, हम सहमत हैं। हमारे धर्म गुरु सबकी गौज की निंदा भी करते हैं, कई हमारे धर्म गुरु समझाते भी है इस विषय को लेकर। हमारे धर्मगुरु इससे पहले भी कई ऐसे कांड हो चुके हैं, हमारे शेर काजी साहब हो या हमारे धर्मगुरु हो बड़े, उन्होंने इससे पहले भी कई ऐसी रैलियां भी निकाली है, समानता रैली भी निकाली है, आपको आपके ध्यान में भी होगा। जैन साहब कुछ कह रहे हैं? आपके मदरसों में किस प्रकार की दीनी शिक्षा दी जाती है, दीनी तालीम दी जाती है, उससे पूरे देश और समाज वाकिफ है। और उसमें वहां पर किस प्रकार से हिंदुओं के विरुद्ध उनके मन में विश्वमन किया जाता है, वो भी सब उससे देश वाकिफ है। लेकिन इस समय आवश्यकता है कि हमारे यहाँ आपको बताया है, हमारे इस्लाम में इस तरह कार्य करने वालों के लिए सख्त कानून है। और इस सख्त कानून के तहत आपके द्वारा किनको सजा सुनाई गई? हमारे ऐसे एक अप्लाई हुआ सख्त कानून आज तक? विशेष टारगेट ना बनाकर, हमारा एक ही मानना है कि विशेष धर्म को एक टारगेट ना बनाकर आप बिल्कुल अपराधी है, अपराधी की श्रेणी के अंदर आता है, वापस आ रहा हूं आपके पास जी। लेकिन सोमानी साहब, ये बहुत गंभीर है। विकास सोमानी, जो आप जैन साहब ये कह रहे हैं कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, संगठित अपराध है, तो फिर पुलिस क्या कर रही है? ये जो संगठित अपराध जिस तरह से राजस्थान में जगह जगह शहरों में हो रहा है, और इसके पीछे जो छुपे हुए लोग हैं, चाहे वो आप देखेंगे पूर्व पार्षद भी, और जिस तरह से विजयनगरी घटना में हुआ, तो ये जो एक गिरोह बनाया गया, और ये कह रहे थे भी हमारे साथी कि ये धर्म की बात नहीं है, लेकिन ये जिस तरह का जो लव जिहाद है, जिहाद धर्म के लिए युद्ध करने का जो जिहाद है, और जिस तरह से ये गिरोह की सामने आ रहा है, और जो इन्वेस्टिगेशन में जो पुलिस कर रही है, तो जहां ये कलमा पढ़ना और इस तरह का जो एक धर्म के बारे में बताना, तो लव शब्द और जिहाद के प्रति जिस तरह की एक घिनौनी मानसिकता के तहत उन जो बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म हुए हैं या जिस तरह की घटना हुई है, तो पुलिस ने लगातार इसमें गिरफ्तारी करके, और आप देखें कि रिमांड भी लिया, और रिमांड के बाद जो इनके पीछे पर्दे के पीछे रहकर ये कार्य को कर रहे हैं, गिरफ्तारी के मामले में राजस्थान में सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी अपराधी को नहीं बख्शा जाएगा, और जहां तक इसके तय में होगा, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से लव जिहाद जैसा काम राजस्थान में अगर किसी भी देश में, किसी भी कोने में, मतलब किसी भी शहर में और कहीं भी हो रहा होगा, तो ये जो देश के कई तार भी जुड़े हुए हैं बाहर भी, तो बड़ी एजेंसी तार सामने लाइए ना विकास जी, कि वो तार कहां सामने आ रहे हैं? उदयपुर के गोगुंदा में 11 नवंबर 2024 को 2 चचेरी बहनों ने सुसाइड किया, और उनकी कॉपी जो सामने आई इन बच्चियों की, उसमें कलमा लिखे हुए थे, हिंदी उर्दू के वाक्य लिखे हुए थे। उससे भी आरोप लगे कि ऐसा हो रहा है, लेकिन वो सामने क्या आया? जब टोंक की घटना आती है तब भी आप कहते हैं इनके पीछे कोई बड़ी ताकतें हैं, लेकिन वो बड़ी ताकतें सामने क्यों नहीं ला पा रही है पुलिस?
हेमंत जी, मैं चर्चा एक बात कहना चाहूंगा। अभी चर्चा चल रही थी अभी इस डिबेट के दौरान ही कि जो एविडेंस है, जो मीडिया ट्रायल है, या जिस तरह से मान लो जो एविडेंस वीडियो में रिकॉर्डिंग हो रहे हैं, जो पहले जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट जो हुआ उसके पहले की स्थिति ये थी कि ये इसको सेकेंडरी एविडेंस माना जाता था। आज वर्तमान में पोजीशन है कि जिस तरह से मोबाइल देकर और जिस तरह से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और दुष्कर्म के लिए दबाव बना के जो घटनाएं कर रहे हैं, तो आप ये मान के चले कि अपराधी को सीखों के पीछे पहुंचाने के लिए यह नया क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट और जो धर्मांतरण बिल की जो कार्रवाई राजस्थान में शुरू हुई है, और देश में समस्त बच्चियों के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट का जो शुरुआत हुई, और वर्तमान में जो स्थिति राजस्थान में है कि धर्मांतरण बिल को जो विधानसभा में 16वीं विधानसभा में और 2008 में, आज 16 साल पहले जब वसुंधरा जी ने पेश किया था, जो राष्ट्रपति जी की यहां से अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन वर्तमान में जब ये पेश हुआ है तो आप ये मान के चलें कि जो बच्चों के साथ जिस तरह की जो घटनाएं हुई है, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, गिरफ्तारी कर रही है। तो भाई सोमानी साहब, ये लोग जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये क्यों आक्रोशित है, क्यों लगातार प्रदर्शन का सिलसिला हम शहर दर शहर देख रहे हैं, एक के बाद एक घटनाएं क्यों इस तरह के सामने आ रही है, ये सवाल उठते हैं ना प्रतीक जी। ये आम जनता का आक्रोश है और आक्रोश होना भी चाहिए जिस तरह की घटना। लेकिन नहीं, आक्रोश पर पुलिस प्रशासन सिस्टम क्या कर रहा है प्रतीक सिंह जी? देखिए हेमंत भाई, आपने इतने सारे सवाल पूछे। ये जो घटना है, ये विशेष घटना, मैं इसको मान सकता हूं, लेकिन राजस्थान के अंदर जो पिछले 1-1.5 साल से जो परिस्थिति बनी हुई है, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार है वो लगातार बढ़ रहे हैं। जो नाबालिग है उनके खिलाफ जो अपराध हुए हैं उसमें पिछले साल से इस बार में वृद्धि हुई है 10% की। अब मैं बता रहा हूं कि ये घटना हुए हुए करीब 1-1.5 हफ्ता हो गया है, लेकिन सरकार और पुलिस जागने को तैयार नहीं है। आज की खबर है, मुख्यमंत्री का जो निर्वाचन क्षेत्र है सांगानेर, वहां पे 7 साल की बच्ची के साथ रेप करके उसकी हत्या कर दी जाती है। इसी महीने की खबर है कि राजस्थान में हर दिन 93 लोग गायब होते हैं, इसमें से 76% महिला होती हैं। एनसीआरबी का डेटा यह कहता है कि पिछले 3 साल के अंदर 13.13 लाख महिलाएं गायब हो गई हैं और उसका कोई खबर नहीं है। तो ये देश के अंदर और राजस्थान 13 लाख जो आप बता रहे हो प्रतीक जी, आप पुराना रिकॉर्ड भी देखो कितने साल से, और अभी जो 7 साल की बच्ची बता गिरफ्तार कर लिया उसको इमीडिएट जो है रातों रात। हेमंत भाई, या तो इनसे 1 मिनट और बुलवा लीजिए या मुझे बोलने दीजिए। आप आंकड़े नहीं, फैक्ट पे बात करो। मैं फैक्ट पे ही बात कर रहा हूं और आंकड़ों पे बात कर रहा हूं। अब आप मुझे बता दीजिए कि इन्हीं के राज के अंदर जब भरतपुर के अंदर रेप पीड़िता न्याय मांगने जाती है तो न्याय नहीं मिलता है, उसको सुसाइड करनी पड़ जाती है। दौसा के अंदर रेप पीड़िता को पानी की टंकी के ऊपर चढ़ना पड़ जाता है। और ऐसा क्यों हो रहा है? जब घटनाएं बार बार कभी इंटरनेशनल घटनाएं बोल रहे हैं आप, संगठित घटनाएं बोल रहे हैं, तो राजस्थान सरकार और पुलिस कर क्या रही है? अगर संगठित क्राइम हो रहा है आपके हिसाब से क्या है? विजयनगर की घटना आपके हिसाब से प्रतीक जी क्या है? 7 साल की बच्ची के साथ घटना इमीडिएट गिरफ्तार कर लिया सोमवीर को। प्रतीक जी देखिए, प्रतीक जी, विजयनगर की घटना आपके हिसाब से क्या है? टोंक की घटना आपके हिसाब से क्या है? मैं ये कह रहा हूं संगठित अगर अपराध है तो राजस्थान की पुलिस और राजस्थान की सरकार क्या कर रही है? मैं यही तो सवाल पूछ रहा हूं। संगठित अपराध हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय हाथ बताया जा रहा है, अलग अलग पैसा होना बताया जा रहा है, 24 घंटे में गिरफ्तारियां हो रही है। आप मुझे बताइए ना कि ये क्या कोई साधारण घटना है प्रतीक जी? ये साधारण घटना है जिसमें कुछ हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया जाता है, आरोपी एक ही समुदाय से आते हैं, और उसके बाद में हम देखते हैं कि टोंक में भी ऐसी वारदात होती है, उससे पहले अजमेर में भी इसी तरह की घटना हुई, उदयपुर में भी, गोगुंदा में एक ऐसी घटना होती है। ये क्या है आपके हिसाब से? हेमंत भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? ये सारी घटनाएं पिछले 6 महीने के अंदर हुई है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं कि ये घटनाएं क्या है? आप बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? आपके मुंह पे ताला क्यों लग जाता है? रोकनी सरकार की, सरकार लगा। मेरे मुंह पे ताला क्या? आपके मुंह पे ताला लगा? मैं पूछ रहा हूं। आप सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार आप यहाँ पर जवाब देने के लिए आए हैं या सवाल पूछने के लिए? आप सवाल आप 70% से पूछिए, मुझसे क्या सवाल कर रहे हैं आप? आप बात बताइए, आप सरकार का सवाल, सरकार जवाब दे रही है। सरकार से सवाल नहीं गिरफ्तारी हो रही है, लगातार सामने आ रही है, रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। सरकार गिरफ्तार लगातार हो रहा है और न्यायपालिका और जेल भेज दिया। और जो सांगनेर की आप बात कर रहे हो, 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद अरे गिरफ्तार, क्राइम होने के बाद गिरफ्तार कर लिया, तो क्राइम रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? क्राइम रोकने के लिए जो घटनाएं सामने आ रही है, ये स्वतंत्र लोकतंत्र है, जो घटनाएं सामने आ रही है और लगातार काम हो रहा है। ठीक है कांग्रेस सरकार की जैन साहब, 20 दिन ठीक है जैन साहब,
जैन साहब, प्रतीक जी का नजरिया, जब ब्यावर की घटना होती है तो वो एक साधारण घटना है, लेकिन पूरे राज्य भर के क्राइमों को आज उन्होंने, पूरे राज्य भर के क्राइम को उन्होंने गिना दिए हैं। एक आपने कहा ये एक सामान्य घटना है, वर्ग विशेष के, समुदाय विशेष के लोग सुनिए ना, तो असामान्य घटना क्या होगी? प्रतीक जी कृपया इस पर अपना स्पष्टीकरण दीजिए, किस घटना को आप असामान्य मानेंगे? जब हिंदू बच्चों के साथ एक समुदाय विशेष के प्रकार का और कृत्य करते हैं, आप इसको सामान्य घटना मानते हैं? आप शायद आपकी दल विशेष की मानसिकता के कारण कैसे लोगों को आप बिठा रहे हैं? नहीं, आप ये गलत बात, ये आपके लिए कह देंगे कैसे कैसे लोगों को बिठा रहे थे। वो सम्मानित गेस्ट है, जैसे जितना सम्मानित आप हैं। झूठ के बोल रहे हैं। नहीं, मैंने बोला है कि गलत बात नहीं, मैंने बोला मैंने बोला सामान्य घटना है। प्रतीक भाई, आप किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, कैसे कैसे लोग हमारे लिए सारे मैंने बोला है कि सामान्य घटना है, बताइए आप किसी पर इस तरह से व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकते प्रतीक जी। वो कैसे कैसे लोग हैं, कैसे नहीं, आप तय करेंगे प्रतीक भाई। मैंने वो बोला आपके क्या? लिए इस तरह से गलत शब्द नहीं बोल रहे हैं। सामान्य घटना है। अगर आप में हिम्मत है, आप में हिम्मत है तो इस घटना को लेकर के बोलिए। आप में हिम्मत है तो कौन की घटना पर दो शब्द बोलिए। अरे मैं बोल रहा हूँ इस घटना को लेकर, इस घटना को रोकेगा कौन? अगर हिंदुओं की बेटियों को अगर टारगेट बनाया, अरे आपका क्या है, आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा है, आप ये हो रहा है, वो हो रहा है, सारी कहानी गिरफ्तारी सरकार लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारी करेगी और सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। रोकने के लिए ही सभी जिलों से रिपोर्ट ली जा रही है। क्या प्रतीक जी, आप राजनीतिक तौर पर टिप्पणी कर सकते हैं। आप किसी बात अगर आपको बुरी लगी तो आप उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी ये जायज नहीं है आपकी। सुनील दत्त जैन साहब जो है वो भी एक सम्मानित मेहमान है, आप ये तो नहीं कह सकते ना सर, ये तो गलत बात है। बोला नहीं, मेरी बात को कोट क्यों किया जा रहा है? नहीं, जो बात मैंने आप उसका विरोध जताइए ना प्रतीक भाई, आपको अधिकार है। हिंदुओं की बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है तो रोकेगा कौन? किसकी जिम्मेदारी है रोकने की? हिंदुओं की बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? आप बता दीजिए किसकी है? जवाब दीजिए। आज 7 साल की बेटी के साथ रेप होता है, उसके साथ मर्डर हो जाता है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? बताइए। कोई बताने को तैयार नहीं। अरे बताने की जरूरत नहीं है, सब जान रहे हैं और सब से समझती इस बात को। आप चैनल के माध्यम सरकार है उस पे भी आप कर रहे हो राजनीति, आप बोलिए कि आप बात करोगे, कमी रही है। आप ये बताइए 7 साल की बच्ची के साथ हुआ तो उसको इमीडिएट 24 घंटे में गिरफ्तार किया नहीं? जवाब दीजिए ना आप इस बात को। गिरफ्तार कर लिया, रोकने की जिम्मेदारी इनकी नहीं है। अरे आप ये रोक नहीं सकते। कांग्रेस के समय 15 अंदर मुकदमे दर्ज नहीं होते थे। आज आप सुशासन की बात को राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप अलग बात है, वो चलते रहेंगे, लेकिन हमारी बेटियों को कैसे इन दरिंदों से निजात मिलेगी? कब तक बेटियां इस तरह से जो है इनका शिकार होती रहेंगी? कोई प्लान है, कोई सुझाव? आपके पिछले अंक में भी कहा था कि इसमें सबसे पहली जिम्मेदारी अपने परिवार प्रबोधन की है। हमारे परिवार में जो बच्चियां हैं वो अपने साथ होने वाली सारी विषय वस्तु जो भी घटनाएं हो रही है, जब तक वो खुलकर अपने घर में नहीं कह पाएंगी, कानून बना दिए, सब कानून कर दिए और एविडेंस जो है डिजिटल एविडेंस को प्राथमिकता दे दी और अब एक के बाद एक धर्मांतरण बिल को पेश कर रहे हैं। सरकार ने तो एक से एक मुद्दों पे कार्य किया, आप उस बात को सुनने को तैयार नहीं। सुनने तो सही आप। नहीं सोमानी साहब, ये प्रतीक जी जो बात कर रहे हैं उसमें भी दम है कि सरकार और कानून की भी जिम्मेदारी है कि इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगे, जो दोषी हैं वो सामने आ पाए। गोटवाल साहब, एक टिप्पणी में आपकी चाहूंगा, क्या सुझाव है? कानून तो पहले से भी है, अगर कह दें कि हमने और कानून कड़े कर दिए तो क्या इस तरह की घटनाओं पर, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर लगाम लग जाएगी? क्या सनातन की बेटियों को जो निशाना बनाया जा रहा है वो रुक जाएगा? हेमंत जी, इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है समाज के अंदर। पहला तो ये है कि सरकार और जो भी प्रशासन है वो कानून बनाए कठोर से कठोर। तो ऐसे मामलों में पॉक्सो एक्ट बनाया गया है सरकार के द्वारा, महिला आयोग की सिफारिशों के ऊपर ये जो महिला अत्याचार संबंधित है वो कार्यस्थल के ऊपर हो, चाहे कैसे भी हो, कठोर कानून बनाए गए हैं सरकार के द्वारा। दूसरा, हम जो तकनीकी चीजें हैं जो आज हमारे ये सोशल मीडिया है और इसके ऊपर हमारा कितना कंट्रोल कमांड है, उसके अंदर हमारे जो सामाजिक परिवेश है उसको हम कैसे इसको कंट्रोल करें, बच्चों की गतिविधियों पे कैसे चेक करें। परिवार की जिम्मेदारी है, मदर फादर की है। एकल परिवार होते जा रहे हैं, संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। और उसके साथ साथ आजकल जो शिक्षा शास्त्री है, विद्यालय है, विद्यालयों के अंदर मुंह में ताला क्यों लग गया सरकार और पुलिस का नाम लेने में?
मैं प्रतीक जी, मैं जो उन्होंने पूछा है उसकी एक एक समाज की व्यू रचना जो समाज में है, क्या सरकार उन सबकी जिम्मेदार जिम्मेदारी नहीं है? सरकार पुलिस अरे जिम्मेदार नहीं मुख्यमंत्री है। भजनलाल शर्मा जी कह आज चुके हैं सब अपराध लोग किसी हिसाब से परिवारों बचा को और जो इस तरह की जो हिंदू सरकार और बच्चियों के खिलाफ जो पुलिस मुहिम चला रही बचा है रहे हैं, नेक्सस की उसकी पूरी तरह से कोई कार्रवाई हद की नहीं है। जाएगी। आप क्यों बचा रहे सरकार को? हाँ बचा रहे सरकार कार्य कर रही है और पुलिस प्रशासन लगातार पूर्ण रूप से कार्रवाई कर रही है। प्रतीक जी, पुलिस अच्छी होनी प्रतीक जी, चाहिए, जब पुलिस नेता अच्छी होनी जब चाहिए। नेता इस तरह के बयान देते हैं ना, तो अपराधियों के हौसले भी तो बुलंद होते हैं कि मंदिरों में जो छेड़छाड़ होती है, इस तरह के बयान जब कुछ नेता देते हैं ना प्रतीक हमारे जी, को जो आप कोई बयान नहीं है, अब आप दिखा दीजिए। कांग्रेस कोई इस बयान तरह नहीं की है बात कर रही है। ऐसा। आप कांग्रेस वीडियो दिखा देना, भील नहीं बड़ा बताइए। कोटड़ी वाला आप मामला बता बताया देना। और जी। जो कांग्रेस सरकार में अकबर पुलिस को हुसैन जी। बोलने का अधिकार नहीं है, कांग्रेस इस तरह से बात कर रही है। अकबर हुसैन जी, पुलिस और अकबर हुसैन प्रशासन जी, मैं जानना पहले चाहता हूँ, हो रहे आप थे कह रहे हैं कि आप इसलिए ऐसे अरे उसका लाइसेंस नहीं है, हम तो जो तुरंत दरिंदे कार्रवाई हैं करके जो इस तरह से बेटियों को निशाना बनाते हैं, लेकिन एक के बाद एक ऐसे मामले, आपको नहीं लगता कि धार्मिक तौर पर भी इस समाज को आगे आना चाहिए और खड़े होकर कहना चाहिए ऐसे दरिंदों को फांसी दो जो दोबारा ऐसी कोई बिल्कुल ताकत नहीं बिल्कुल कर पाए, समाज चाहे को किसी आगे भी आना तरह भी की हो। चाहिए और इससे पहले समाज आगे आया भी है। तो हमने बताया आपको, हमारे इस्लाम में ऐसी कई जगह नहीं है, ना हमारे मजहब के अंदर ऐसी कोई ऐसे कृत्य करने वालों की कोई जगह नहीं है। और तो आप कहते हैं ना ऐसे दरिंदों को फांसी दो जो छोटी छोटी नाबालिग बेटियों को निशाना बना करके उनके वीडियोस बनाते हैं। कोई भी मजहब का ऐसा दरिंदा हो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है और यह भी कहा जा रहा है कि नए नियम कानून कायदे और कड़े किए जा रहे हैं, लेकिन हम सबके लिए सोचने वाली बात है कि क्या कानून और कड़े कर देने से इस तरह के अपराधों पर लगाम लग पाएगी। समाज को भी आगे आना चाहिए और जो धर्मावलंबी हैं, धर्म गुरु हैं, उनको भी आगे आना चाहिए कि इस तरह के मसले पर दरिंदे बचने नहीं चाहिए, क्योंकि लोग लगातार घरों से बाहर निकल करके गुहार लगा रहे हैं कि बेटियों की असमत लूटने वालों को, ब्लैकमेल करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उम्मीद है कि कार्रवाई